प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो कि तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हमने तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, परिभाषा और कुछ विशेषताओं को देखा था। मुझे आशा और उम्मीद है आपने उसका अध्ययन किया होगा। तो आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति के इतिहास की। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और नया नहीं है। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन बहुत प्राचीन समय से राजनीति विज्ञान में किया जाता रहा है। अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ अरस्तु से माना जाता है, जिन्होंने कि 150 से अधिक संविधानों का अध्ययन किया था और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था। राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जाता रहा है और इसीलिए ब्लंडेल महोदय ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान के आकर्षण का केंद्र तुलनात्मक अध्ययन रहा है। किंतु तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का जो श्रेय जाता है, जैसा कि मैंने बताया, अरस्तु को जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले तत्कालीन राजनीति की व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुश तंत्र, श्रेणी तंत्र और प्रजातंत्र की विशेषताओं और अंतरों का तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही गहरा विवेचन किया था। अरस्तु से लेकर आधुनिक राजनीति शास्त्र के विद्वानों तक ने राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया है और नए नए शोध उपकरणों के माध्यम से नए दृष्टिकोणों की व्याख्या की है। जब हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के कौन कौन से नए अध्ययन के दृष्टिकोण सामने आए हैं। राजनीति और शासन के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा हम अरस्तु और उसके पहले भी पाते हैं और बाद में मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की और फाइनर, बहुत सारे विचारकों ने इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का अध्ययन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक इसका विकास बहुत धीमे स्तर पर हो रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही तीव्र गति से और क्रांतिकारी विकास हुए और इसे एक नए अनुशासन के रूप में विकसित किया जाने लगा। आज सैद्धांतिक दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र का यह एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और इसके अंतर्गत अनेकों अवधारणाओं, अवसंरचनाओं, संरचनाओं का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है। प्राचीन समय में देखें तो अरस्तु पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने राजनीति को विज्ञान का दर्जा देना चाहा। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान का दर्जा सर्वप्रथम किसने दिया है, तो आपका जवाब होना चाहिए अरस्तु। अरस्तु ने इस प्रकार की समस्याओं का चिंतन तथा ऐसी विधियों का प्रयोग किया जो आज भी राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत मान्य है। उसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया, यानी कि 158 से अधिक तत्कालीन समय में अवस्थित संविधानों या सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने ही पहली बार राजनीति शास्त्र में आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था। हम जब आगे अध्ययन पद्धति देखेंगे तो हम देखेंगे आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति, दो प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। आगमनात्मक पद्धति का जो पिता है वो अरस्तु को माना जाता है और निगमनात्मक पद्धति का जो पिता है वह प्लेटो को माना जाता है। इन पद्धतियों का पर भी हम बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भी तुलनात्मक अध्ययन की कुछ पद्धतियाँ हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास का जो अरस्तु के बाद दूसरा चिन्ह दिखने को मिलता है वो हमें पुनर्जागरण के युग में मैकियावली द्वारा देखने को मिलता है। यानी कि अरस्तु ने 2500 वर्ष पूर्व तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था और उसके पश्चात हम
लगभग 2000 वर्ष पश्चात मैकियावेली के दौर में इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा राज्य की उत्पत्ति राजनीतिक व्यवस्था शासन कला के विषय में निगमनात्मक पद्धति का परित्याग कर दिया गया तथा मैकियावेली जैसे विचारकों ने वैज्ञानिक तटस्थता की नीति को अपनाते हुए उन दिनों की परिस्थितियों का गंभीरता से अध्ययन किया। यानी कि जो निगमनात्मक पद्धति थी उसको मैकियावेली ने दूर रखा और तत्कालीन समय में जो समस्याएं आ रही थी, जो समस्याएं शासन संचालन में आ रही थी, उन पर गंभीरता से अध्ययन का प्रयास मैकियावेली ने किया और अपने युग की समस्याओं को समझा और फिर किसी निष्कर्ष पर वे पहुंचे। इस तरह उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। यानी कि अनुभव के आधार पर और इतिहास, प्राचीन समय में या पीछे हमने क्या गलतियां की है उनसे सीखते हुए आगे उन गलतियों को न दोहराना या उसमें बेहतर करना, इसे कहते हैं इतिहासवाद। और अनुभववाद यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे कोई अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के आधार पर कार्यों को करना, इसे कहते हैं अनुभववाद। तो इन दोनों पद्धतियों को जो अरस्तु थे उन्होंने निगमनात्मक पद्धति को प्रयोग में लाया और जो मैकियावेली थे उन्होंने अनुभववाद और इतिहासवाद का प्रयोग किया। मैकियावेली राजनीति के अध्ययन में इतिहास और तर्क का सहारा लिया करते थे। इसके पश्चात मॉन्टेस्क्यू और इतिहासवादी युग के कुछ लेखकों में हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का उदय होते हुए देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू, हैरी एक्सटीन, ये कुछ विचारक हैं और हैरी एक्सटीन का तो यह मानना है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति से संबंधित कोई भी पाठक सरलता से अनुमान लगा सकता है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा विचार किए गए विषय उसके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। मॉन्टेस्क्यू के विचारों में राजनीति शास्त्र का संपूर्ण मानवीय संबंधों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संपूर्ण मानवीय संबंधों के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि मानव के सामाजिक संबंध, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जिस भी प्रकार के संबंध है उसका भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, सभी विषयों को इसमें सम्मिलित करते हुए राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ऐसा मानते हैं। जो इतिहासवादी विचारक हैं इन्होंने कई प्रमुख उदाहरण हमारे सामने रखे हैं, जैसे विवेक और प्रजातंत्र के साथ साथ विकास में विश्वास करने वाले कांट, विवेक और स्वतंत्रता को बुनियादी मानने वाले हीगेल, यानी कि कांट, हीगल, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बुनियादी मानने वाले काम्टे और वर्ग संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति में विश्वास करने वाले मार्क्स। इन इतिहासवादियों की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने सामाजिक गतिशीलता में खासकर विकासवादी सिद्धांत में राजनीतिक इतिहासकारों की रुचि जागृत की और इससे क्या हुआ, जिस कारण राजनीति के विस्तृत सिद्धांतों का जन्म हुआ। बहुत सारे सिद्धांत निकलकर राजनीति में आए और उन सिद्धांतों के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाने लगा, जो राजनीति और आर्थिक विकास, राजनीति और शिक्षा, सामाजिक संस्कृति और राजनीति के बीच संबंध जैसी समस्याओं से संबंधित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सही दिशा में विकास हुआ। पहले तो मंद गति से विकास हुआ, फिर तेजी से नई प्रवृत्तियां उभरने लगी। पहले तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को समझते हुए नए तकनीक की खोज की गई, फिर नई अवधारणाओं जैसे राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र आदि अवधारणाओं का विकास हुआ। पिछले 2 दशकों में राजनीति के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन का विकास विशेष रूप से और बहुत तेजी के साथ हुआ है। ईस्टर्न,
आमंड, कार्ल कार्ल डी.एच. कोलमैन आदि तुलनात्मक राजनीति के विद्वानों ने व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत तुलनात्मक विश्लेषण को नई दिशा दी है। व्यवस्था सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। सिद्धांत के द्वारा राज्य और राज्य से परे सभी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना संभव हो पाई है। लगभग इन सभी विद्वानों ने अपनी अपनी विशेष शब्दावली और भाषा का विकास किया है। इनपुट, आउटपुट, फीडबैक, साइबरनेटिक्स आदि इनके क्या है उदाहरण है, यानी कि इन भाषाओं का इन्होंने क्या है प्रयोग किया है। इन सभी का जब हम तुलनात्मक राजनीति में आगे बढ़ते रहेंगे, इन सभी अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक राजनीति के शोध के लिए कई नई पद्धतियां अपनाई गई, जैसे वोटिंग स्टडी, स्केलिंग टेक्निक, कंटेंट एनालिसिस आदि पद्धतियों के माध्यम से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को सरल बनाने का प्रयास विद्वानों ने किया है। तुलनात्मक राजनीति के विकास में हाल के वर्षों में डेल, एप्टर रोस्टो, ल्यूशियन पाई, सिडनी वर्बा, मायरन वीनर आदि के योगदान अपना विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने न केवल पश्चिमी देशों का ही अध्ययन किया, बल्कि नवोदित राष्ट्रों और तीसरे विश्व के अध्ययन को ही विशेष महत्व दिया। तीसरा विश्व जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र राष्ट्र हुए और विकासशील राष्ट्र हैं, उनको तृतीय विश्व के राष्ट्र कहा जाता है, यानी कि जो विकास की दौड़ में अग्रसर हैं, जो विकसित नहीं है, विकसित, अविकसित और उनके बीच के जो राष्ट्र हैं उनको तृतीय विश्व कहा जाता है, जो आपको मालूम होगा। तो तुलनात्मक राजनीति का हमने इतिहास को देखा कि कैसे तुलनात्मक राजनीति अरस्तु से प्रारंभ होती है और मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल इनसे होते हुए मार्क्स और अभी वर्तमान में सिडनी वर्बा, ल्यूशियन पाई इन विद्वानों तक पहुंचती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में जिन नई नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है उनको भी हम देख लेते हैं। पहला, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी कि अब तुलनात्मक राजनीति एक संकुचित क्षेत्र में नहीं रह गई है, बल्कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसका हो गया है। हमें न केवल राज्यों के बल्कि राज्यों के भीतर जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो विभिन्न सरकारें हैं, उनका भी तुलनात्मक अध्ययन करना होता है और उसमें तुलनात्मक अध्ययन की कौन कौन सी पद्धतियों को हम अपना सकते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें करना होता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत अधिक बढ़ गया है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अब पश्चिमी देशों का न बल्कि अपश्चिमी या फिर जो पश्चिमी नहीं है उन राष्ट्रों की व्यवस्थाओं का भी क्या है गहन अध्ययन अब किया जाने लगा है। पश्चिमी राष्ट्र यानी कि जो विकसित राष्ट्र है, यूरोपीय राष्ट्र, उनको पश्चिमी राष्ट्र कहते हैं, और अपश्चिमी यानी कि जैसे पूर्वी जो राष्ट्र हैं, भारत है, जो एशिया महाद्वीप के राष्ट्र हैं, उनको अपश्चिमी राष्ट्र कहा जाता है। और इनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाने लगा है। दूसरा, राज्य व शासन की संस्थाओं से अधिक सामाजिक समूहों के राजनीतिक कार्यों तथा सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक मूल्यों को ढालने में अदा की गई भूमिका के अध्ययन पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। न केवल राज्य व शासन की संस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है, बल्कि जो विभिन्न सामाजिक समूह किसी राज्य के भीतर हैं और राजनीतिक कार्य जो किए जा रहे हैं उनकी तथा सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके राजनीतिक मूल्यों को ढालने में अदा की गई भूमिका, यानी कि जिससे वहाँ की राजनीति की संरचना खड़ी होती है, उनका भी तुलनात्मक अध्ययन अब तुलनात्मक राजनीति में किया जाने लगा है। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए दूसरे विषयों से नई अवधारणाएं या योजनाएं लाई जा रही है और नए प्रतिमानों का निर्माण किया जा रहा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक विकास के ढांचे और राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी अवधारणाओं पर भी हम आगे बात करेंगे। राजनीति के क्षेत्र को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जाने लगा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तुलनात्मक
राजनीति में को ही तुलनात्मक राजनीति ही वह विषय है जो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक होने का दावा प्रदान करता है, क्योंकि इससे हम एक तो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित अध्ययन करते हैं और तुलनात्मक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो कि वैज्ञानिकता का एक प्रमुख गुण है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सब चीज़ों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में किया जाने लगा है। तो मेरा विश्वास है कि तुलनात्मक राजनीति के इतिहास पर संबंधित आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अधिक लाभदायक रहा होगा, और अगर ये आप लोगों के लिए लाभदायक रहा है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।